नदी का अपर्दन कार्य। अपर्दन और निक्षेपण दोनों चीज़ें हम लोग इसमें क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। नदी का अपर्दन कार्य, तो इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें क्या करनी होगी, समझनी होगी, ठीक है। जब हम अपने धरातल को गौर से देखते हैं तो हमें हमारा धरातल तीन प्रकार से दिखाई देता है। हमें हमारा धरातल क्या दिखाई देता है, तीन प्रकार से दिखाई देता है, जिसको हम कि तीन प्रकार के उच्चावच कहते हैं, ठीक ना। तीन स्तर हमें भूपटल के दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ। पहला जो स्तर होता है वो किसका होता है, प्रथम। जो प्रथम स्तर पर हमें देखने को मिलता है वो होता है महाद्वीप व महासागर। महाद्वीप व महासागर। जो दूसरे स्तर पर हमें देखने को मिलता है, द्वितीय स्तर, देखिए, जब पृथ्वी पर आंतरिक बल कार्य करते हैं, जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस कार्य करते हैं, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण होता क्या है कि महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर पटल विरूपण होता है। पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर क्या होता है, पटल विरूपण होता है, ठीक ना। और उस पटल विरूपण का मतलब कि पटल की जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है, ठीक। महाद्वीपों और महासागरों की जब उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग पढ़े थे तो उसमें ये चीज़ें हम लोग समझे थे। हमने अंतर्जात शक्तियाँ मतलब एंडोजेनेटिक फोर्सेस और बहिर्जात शक्तियाँ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी क्या किए थे, देखे थे, समझे थे, ठीक। तो अंतर्जात शक्तियों के कारण क्या होता है कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। महाद्वीप और महासागरों पर जब फिर से पटल विरूपण होता है, ठीक है, पटल विरूपण होता है, भूसंचलन होता है। भूसंचलन का मतलब वलन होता है, भ्रंशन होता है, तो कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे कि पर्वत। जो महाद्वीप और महासागरों के ऊपर हम लोग देखते हैं बड़े पैमाने पे, व्यापक स्तर पर, वह जो है द्वितीय स्तर की श्रेणी में आता है, ठीक ना। जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। भाई पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पटल विरूपण से ही तो होता है। पता चला कि यह एक प्लेट इस प्रकार से है, यह एक प्लेट क्या है, इस प्रकार से है, ठीक ना, एक प्लेट है। पता चला कि इसमें क्या हुआ, किसी आंतरिक या बहिर्जात शक्ति ने कार्य किया, तो यह क्या होगी, ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये ऐसे ऐसे क्या होगी, यही पटल इधर से खिसक के आएगी, इधर मुड़ जाएगी, अपनति और अभिनति होगा इसमें। तो यहाँ क्या बनेगा, पर्वत बनेगा, ठीक, पठार बनेगा। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण महाद्वीपों पर और महासागरों के जो प्लेटों के किनारे होते हैं उस पर जब लावा निकलता है तो वहाँ से क्या बनता है, पठार बनता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। और इस पर जब बहिर्जात शक्तियाँ कार्य करती हैं तो तृतीय स्तर के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तृतीय स्तर पर किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, महाद्वीप और महासागर, इनसे पर्वत पठार मैदान बने। पर्वत पठार मैदान, इसी के ऊपर हमें कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे एस्कर, गार्ज, ठीक ना, डेल्टा। बात समझ में आ रही है, एस्कर, गार्ज, डेल्टा, जलप्रपात, इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब स्थलाकृतियों के निर्माण के कई कारक होते हैं।
स्थलाकृतियों के निर्माण के क्या होते हैं, कई कारक होते हैं, ठीक ना। जैसे जलवायु, जैसे अगर कुछ कारकों को हम लोग समझेंगे तो हमें सबसे पहले ये समझना, देखिए स्थलाकृतियों का निर्माण वहाँ की चट्टानों के कारण होता है ना। जिस प्रकार की चट्टान रहेगी और जिस प्रकार की परिस्थिति रहेगी उस प्रकार की स्थलाकृति का वहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा। बात समझ आ रही, ठीक ना। देखिए अब इसमें तीन बातें प्रमुख रूप से कार्य करती हैं, ठीक है। पहले चट्टान की प्रकृति, चट्टान की प्रकृति, ठीक है। चट्टान की प्रकृति का अर्थ यह है कि कहीं पर चट्टान अगर कठोर है तो वहाँ अपर्दन नहीं होगा, कहीं पर चट्टान अगर मुलायम है तो वहाँ अपर्दन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें इसको इस तरीके से, ठीक ना, अगर हम लोग इसको इस तरीके से समझें कि देखिए ये एक नदी बह रही है, अभी स्थलाकृतियों को बताएंगे अच्छे तरीके से। और नदी बह रही है, अब जब नदी बह रही थी तो यहाँ पे एक चट्टान थी, क्या था, चट्टान। और ये जो चट्टान है ये कठोर है, क्या है, कठोर। और इसी के बगल में एक और चट्टान है, बात समझ में आ रही है, इसी के बगल में एक और चट्टान है और ये चट्टान क्या है, मुलायम है। तो जब नदी बह रही है तो नदी क्या करेगी, इसके ऊपर से जब गुजरेगी, बात समझ में आ रही है, तो इसको काटना शुरू कर देगी, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक ना। तो नदी अब ऊपर से गिरने लगी, कमजोर चट्टान को काट दिया। इसी तरीके से होता है प्रपात का निर्माण, जल प्रपात, झरने इसी तरीके से बनते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि ये चट्टान इतना ज़्यादा कट जाती है कि यहाँ पर भी मतलब उसके अंदर, धरातल के अंदर तक कटाव हो जाता है, धरातल के अंदर तक कटाव हो जाता है। अब पानी इसमें भरने के बाद फिर इधर से बहता है, तो ये भी एक प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हुआ। पानी कहीं पर भी आप देखिएगा, पानी गिराइए ऊपर से बाल्टी से या गिलास से गिराइए मिट्टी पे, तो मिट्टी क्या होगी, वहाँ की गड्ढा होता है ना, तो वही बात है यहाँ, ठीक ना। तो चट्टान की प्रकृति हो गई, भाई चट्टान कैसी है। जो दूसरी बात होगी वहाँ की जलवायु, तीसरी बात होगी क्या, ऊर्जा, चौथी बात क्या होगी, समय। समय भी लगेगा किसी स्थलाकृति को बनने में, ऊर्जा भी लगेगी, नहीं लगेगा, लगेगा ना। अच्छा, ऊर्जा का संदर्भ क्या है यहाँ पे, ऊर्जा का संदर्भ है क्या, अवस्थिति। किसकी अवस्थिति है, किसकी, नदी की, नदी की अवस्थिति। नदी किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करेगी तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण होगा कि उसकी अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। नदियों को अगर हम बात करें तो तीन भाग में हम बांटते हैं। नदियों को कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, ठीक ना। पहला युवावस्था, इसको तरुणावस्था भी कहते हैं, ठीक, तरुण का मतलब युवा। दूसरा प्रौढ़ावस्था, और तीसरा क्या होती है, जीर्णावस्था, बुढ़ौती। बात समझ आ रही है, जीर्णावस्था। तो नदी युवावस्था में कब होती है, जब नदी क्या करती है कि ये पहाड़ी है, जब नदी इस पहाड़ से उतर रही है तो इसकी हालत कैसी होती है, बहुत तेज चलती है, बहुत वेगवान होती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज चलेगी, तो वह नदी की अवस्था क्या होती है, युवावस्था। फिर नदी पहाड़ों से उतर करके क्या करती है, समतल मैदान में चलती है, सीधा चलेगी, तो ये प्रौढ़ावस्था की स्थिति में रहेगी।
हल्का ढाल यहाँ देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? हल्का ढाल देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद नदी जब समुद्र में मिलती है तो बिल्कुल समुद्र के लेवल के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ऐसे ये समुद्र है, समुद्र का लेवल है, और नदी का लेवल भी क्या है? यही है, ठीक। तो इस समुद्र के लेवल में मिल जाएगी, तो इसको बोलेंगे जीर्णावस्था। नदी बिल्कुल धीरे धीरे चल, लगेगा ही नहीं कि बह रही है। जैसे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में क्या है? गंगा नदी गिरती है ना, और बहुत सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा मिल के गिरती हैं वहाँ पे। वहाँ देखिए किस प्रकार से दिखाई देगा, लगेगा कि नदी बह ही नहीं रही है, बहुत धीरे धीरे चलेगी। जैसे बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं, बच्चा होता है तो युवा, मतलब युवा और बच्चा, युवा होने तक क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत तेज चलता है, ठीक है। जैसे लोग होते हैं ना 25 साल तक, 30 साल तक क्या होते हैं? युवा होते हैं। 35 साल तक युवा माना जाता है, हाँ। तो क्या होते हैं? वो ऊर्जा होती है उनके अंदर, बात समझ आ रही है? उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था शुरू होती है। 45 साल तक, 50 साल तक क्या होगा? 60 साल तक प्रौढ़ावस्था की उम्र रहेगी, परिपक्वता आ जाएगी, एनर्जी की कमी थोड़ी सी होगी, बात समझ में आ रही है? उसके बाद 60 साल के बाद क्या? बुढ़ापा आ जाएगा, जीर्णावस्था आ जाएगा, ठीक है। न एनर्जी है, सोच तो रहती है मान लीजिए, लेकिन एनर्जी पूरी तरीके से क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक। तो इसका मतलब, और किसी भी स्थलाकृति के निर्माण में क्या लगता है? समय भी लगता है, बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक ना। अब देखिए, तो नदी के अच्छा, जो अपर्दन होता है, अपर्दन समझते हैं ना? कटाव। नदी क्या करती है? चीज़ों को काटती है, अपर्दित करती है, ठीक है। तो नदी की जो अपर्दन शक्ति होती है, क्या? नदी की जो अपर्दन शक्ति होती है, ठीक ना, वो उसके वेग के स्क्वायर के बराबर होती है। जो नदी की अपर्दन शक्ति होती है वो उसके वेग के स्क्वायर के क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो अपर्दन शक्ति बराबर नदी का प्रोपोर्शनल टू नदी का वेग का स्क्वायर। इसका मतलब नदी का जितना वेग होगा उसके वर्ग के इतना उसकी अपर्दन शक्ति होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? नदी का वेग जितना होगा उसके वर्ग के इतना उसकी अपर्दन शक्ति होगी। मतलब नदी जितना तेज चलेगी उतना ज़्यादा अपर्दन करेगी। नदी जितना तेज चलेगी उतना ही ज़्यादा क्या करेगी? अपर्दन करेगी। तो बात समझ आ रही है? ठीक। देखिए, नदी जब पहाड़ों से ऊपर निकलती है तो उसका वेग क्या होता है? बहुत तेज होता है। तो अपर्दन भी बहुत तेज होता है। ठीक है, बात समझ आ रही? तो नदी क्या करती? नदी में के अपर्दन के फलस्वरूप हमें 3 प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं? 3 प्रकार से। पहला होता है क्या? घोलीकरण। ठीक है, संक्षारण। घोलीकरण या संक्षारण क्या होता है? नदी जब जहाँ से गुजरती है तो वहाँ के आसपास की चीज़ों को अपने अंदर घोलना शुरू कर देती है और ले करके आगे बढ़ती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? घोलीकरण। ठीक। संक्षारण का मतलब कुरेदते हुए पूरा उसको खत्म करके अपने मिला लेती है। ठीक ना। उसके बाद क्या होता है? दूसरा अपघर्षण। अपघर्षण, अपघर्षण किसको बोलते हैं? क्या अपघर्षण में नदी क्या करती है? अपने बगल की या किसी चट्टान को काटती है, उसको काटती है, अपर्दित करती है।
नदी जब घोलीकण करती है तो घोलीकण के फलस्वरूप नदी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। नदी में छोटे पट्टे क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, बिल्कुल महीन कण आते हैं, रेत बालू सब आ जाता है। तो ये कण क्या करते हैं, फिर दूसरी चट्टानों को काटना शुरू करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, अपघर्षण बोलते हैं। जैसे यहाँ से एक नदी गुजर रही है और नदी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हों तो वो कंकड़ पत्थर क्या करेंगे, दीवारों को कुरेदना शुरू कर देंगे ना, उसमें रगड़ेंगे, रगड़ खाएंगे, तो अपघर्षण उसी को बोलेंगे। तो भाई वो दीवार भी क्या करेगी, वो चट्टान भी बगल की क्या करेगी, या वो जगह भी अपरदित होना शुरू होगी। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा क्या आता है, सन्निघर्षण। ठीक ना, एट्रिशन, सन्निघर्षण, एट्रिशन। अब सन्निघर्षण क्या होता है, ये जो अपघर्षण के फलस्वरूप जो दूसरे चट्टानों के जो कण होंगे वो फिर आपस में भी तो टकराते रहेंगे। तो छोटे छोटे महीन कणों का आपस में टकराना क्या होता है, सन्निघर्षण कहा जाता है। पहले नदी ने घोलीकण किया, जो चीज़ें घोल सकती थी नदी ने उसको घोल के अपने में मिला लिया। अब चट्टान, बालू, छोटे छोटे कण नदी में घुल गए। अब ये क्या कर रहे हैं, वही कण दूसरे को रगड़ रहे हैं, घर्षित कर रहे हैं उसको। तो वहाँ से क्या हो रहा है, अपघर्षण हो रहा है। अब वो जो कण होंगे, वो जो कंकड़ पत्थर होंगे, वो आपस में वो चल रहे हैं तो आपस में भी तो टकरा रहे हैं। तो आपस में टकराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सन्निघर्षण कहलाती है, एट्रिशन कहलाती है। ठीक, तो नदी देखिए क्या करती है, नदी के कार्य में अगर हम देखेंगे तो पहला नदी का कार्य क्या हुआ, अपर्दन। अगर नदी का हम कार्य बस देखें, नदी का कार्य तो क्या हुआ, अपर्दन। पहला कार्य नदी का क्या है, अपर्दन, नदी अपर्दन कर रही है। नदी का दूसरा कार्य क्या हुआ, परिवहन। नदी अपर्दन करती है तो वो कंकड़ पत्थर को साथ में भी लेके जाती है। उस कंकड़ पत्थर को क्या करेगी, साथ में भी ले करके चलेगी। तो ये हुआ क्या, परिवहन। अब साथ में ले करके चल रही है तो हमेशा थोड़े लेके चलती रहेगी, कभी न कभी ऐसा होगा कि नदी का वेग कम होगा और उसमें जो अवसाद होंगे, मतलब जितना कुछ नदी ने अपरदित किया हुआ है वो इतना भारी हो जाएगा कि नदी के पास अब इतनी शक्ति नहीं रहेगी कि वह उसको लेकर के आगे बढ़े। तो नदी क्या करेगी, ऐसे कणों को, पदार्थों को वहीं पे क्या करेगी, छोड़ देगी। तो उसको क्या करते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण। ठीक, तो जो स्थलाकृतियां हैं, स्थलाकृतियां में मुख्य रूप से हमें तीन बातें समझनी हैं। स्थलाकृतियों में हम कितनी बातें समझेंगे, तीन बातें। ठीक, पहला क्या, अच्छा देखिए स्थलाकृतियों का निर्माण कितने तरीकों से हो सकता है, इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर नदी पर आगे बढ़ेंगे। स्थलाकृतियों का निर्माण जो होता है वो कितने तरीकों से हो सकता है। तो अपर्दन किससे किससे होता है भाई, बताइए। तो वायु से, वायु द्वारा। दूसरा क्या है, नदी द्वारा। ठीक, तीसरा क्या है, सागर द्वारा। चौथा क्या है, भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल द्वारा। पांचवा क्या है, हिमानी द्वारा। ठीक ना, ये स्थलाकृतियां हम लोग को क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक, नदी को हम सामान्य रूप से बहता जल लेते हैं, बहता जल, बहते हुए जल द्वारा स्थलाकृतियां। बात समझ में आ रही है। देखिए बहते हुए जल द्वारा नहीं स्थलाकृति है ना, तो बहते हुए जल में हम किसको पढ़ते हैं, नदी को पढ़ते हैं। अच्छा, वायु, वायु भी क्या, हवा भी चलती है, तो हवा भी अपने साथ धूल कण लेके चलती है, तो वो भी क्या करती है कि दूसरे चट्टानों को अपरदित करती है, रगड़ती है।
बात समझ में आ रही है? अब भाई जाहिर सी बात है कि कहीं से कुछ कण उठेगा तो उसका निक्षेपण भी कहीं ना कहीं होगा। तो अपर्दन में अगर अपर्दन कहीं से हो रहा है तो ये मान के चलिए कि पहले ही दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ क्या होंगी, बनेंगी। अर्थात अगर कहीं पर निक्षेपण हुआ है तो कहीं पर अपर्दन जरूर हुआ होगा। ये तो बात है ना। ऐसे समझिए, अगर हम कहीं पर गड्ढा भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड्ढा तो खोद रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम कोई गड्ढा अगर हम उसको भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड्ढा तो हम खोद रहे हैं, तभी तो वहाँ से मिट्टी ला के भर रहे हैं। तो हवा चल रही है और कहीं पर बालू के टीले बना रही है रेगिस्तान में, तो कहीं ना कहीं से बालू तो उठा भी रही है ना। तो वहाँ गड्ढा हो रहा है तो कहीं पर क्या हो रहा है, उसका निक्षेपण हो रहा है। ये बातें इन सब में ही क्या होंगी, लागू होंगी। ठीक ना। अब इसमें ये जितने भी स्थलाकृतियाँ हैं ये पहले तो अपर्दन करेंगे, अपर्दनात्मक, और दूसरे क्या होगा, निक्षेपात्मक। एग्जाम में जो पूछता है वो यही चीज़ पूछता है और हमें बिल्कुल क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति पूछेगा, अपर्दनात्मक, और दूसरा निक्षेपात्मक। अंतर है इसमें, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। बात समझ आ रही है? ठीक ना। तो फिर सागर द्वारा, सागर है कहीं पर, सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, तरंगें, तो किनारे पर आ करके सागर भी क्या करता है, स्थलाकृतियों का निर्माण करता है ना। भूमिगत जल, भूमिगत जल का मतलब जब नदी जमीन के नीचे बहना शुरू कर देती है, ऐसा किसमें होता है, काष्ठ प्रदेशों में। किसमें होता है भूमिगत जल की बात, किसमें आती है, काष्ठ प्रदेशों में। किसमें, काष्ठ प्रदेशों में। काष्ठ प्रदेश का मतलब कि चूना प्रदेश में, जहाँ पर जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में चूना की अधिकता हो, वहाँ जब पानी बहेगा, नदी बहेगी तो धरातल के ऊपर नहीं बहेगी, वो चूना से नीचे चली जाएगी और नीचे नीचे बहेगी। ठीक है। जैसे यूगोस्लाविया का जो काष्ठ प्रदेश है वो दुनिया का सबसे बड़ा काष्ठ प्रदेश है, यूगोस्लाविया में। ठीक। तो नदी क्या करती है कि काष्ठ प्रदेशों में जमीन के नीचे चलती है, तो नीचे चलती है तो उसमें भी कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जैसे कंदरा, ठीक है, काष्ठ खिड़की, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, मतलब कि आशुस्ताश्म और निश्चुस्ताश्म। समझ में आ रही? फिर हिमानी, हिमानी क्या होता है, बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर। ग्लेशियर भी क्या होता है, जब सरकता है तो पहले तो अपर्दन करेगा, कुछ न कुछ साथ में रगड़ के उसको भी ले जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, अपर्दनात्मक स्थलाकृति बनेगी। फिर कहीं कहीं पर चीज़ों को छोड़ता चला जाएगा तो निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनेगी। कभी कभी हमें एक प्रकार की और स्थलाकृति देखने को मिलती है, वो क्या होती है, अवशिष्ट। किस प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है, अवशिष्ट देखने को मिलता है। अवशिष्ट का मतलब नदी ने अपर्दन किया और कहीं ले जाके निक्षेपण कर दिया, लेकिन अपर्दन के बाद उसका किसी चीज़ का परिवहन नहीं हुआ, वो पड़ा ही रह गया वैसे ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या होता है वो, अवशिष्ट होता है। ठीक। आइए आगे देखते हैं हम। तो नदी जब उतरती है तो अपर्दन करती है, अपर्दन के बाद क्या करती है, निक्षेपण। निक्षेपण कहाँ करती है, जीर्णावस्था में। निक्षेपण कब करती है, जीर्णावस्था में। ठीक ना। प्रौढ़ावस्था में दो चीज़ें होती हैं। प्रौढ़ावस्था में नदी अपर्दन भी करती रहती है और निक्षेपण भी करती रहती है। प्रौढ़ावस्था में नदी क्या करती है, अपर्दन भी करती रहती है और निक्षेपण भी करती रहती है। बात समझ में आ रही है? कैसे, देखिए, यह एक नदी है, ठीक, मान लीजिए कि यह क्या करे, नदी बह रही है, ठीक ना।
अब यह जो एक नदी बह रही है, तो नदी क्या करेगी, इस किनारे पे पदार्थों का, अवसादों का निक्षेपण करेगी। क्या करेगी? निक्षेपण करेगी। इस किनारे पे नदी क्या करेगी? निक्षेपण करेगी। ठीक। और इस किनारे को नदी क्या करेगी? देखिए नदी इधर जा रही है तो इधर धक्का देगी ना, तो इस किनारे का क्या करेगी? अपर्दन करेगी। यह प्रौढ़ावस्था की बात बता रहे हैं, जहाँ नदी मोड़ होता है। अब इधर से आ रही है तो नदी फिर यहाँ निक्षेपण करेगी। क्या करेगी? निक्षेपण करेगी। ठीक ना। और फिर यहाँ आएगी इस तरीके से, तो इसको धक्का देगी, तो यहाँ पे फिर क्या करेगी? अपर्दन करेगी। यही प्रक्रिया क्या होता रहता है, हमेशा चलता रहता है। कभी कभी नदी में जब अवसाद ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक ना, क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो गया, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो गया, तो नदी अपना रास्ता बदल लेगी। क्या बदल लेगी? रास्ता बदल लेगी। इधर इधर तो अपर्दन हो ही रहा था, अब नदी अपना रास्ता क्या करेगी? बदल लेगी। ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हैं? अब इधर से जाना शुरू कर देगी। ठीक। तो ये जो होगा, इसमें पानी ऐसे ही भरा हुआ नदी का रह जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसी को क्या बोलते हैं? ऐसे पानी नदी का क्या होगा? भरा रह जाएगा। तो इसी को गोखुर झील बोलते हैं। झील बन जाता है, ऑक्सबो लेक। तो क्या बन जाता है? ये गोखुर झील। ठीक ना। और यह पूरा जो प्रक्रिया है, ये सांप की तरह जो नदी ऐसे मुड़ रही है, ये क्या है? नदी विसर्प है। क्या बोलते हैं इसको? ये हो गया गोखुर झील। और ये जो ऐसे नदी ऐसे मुड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक ना, किस तरीके से? इस तरीके से नदी मुड़ रही है, ये क्या है? नदी विसर्प बोलते हैं। मियांडर, इंग्लिश में मियांडर भी आता है क्वेश्चन, मियांडर दे देगा, ऐसे ही हिंदी में लिख देगा मियांडर। उसका मतलब क्या है? नदी विसर्प। नदी ऐसे ऐसे सांप की तरह हो रही है, तो ये क्या है? नदी विसर्प। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की स्थलाकृति है। गोखुर झील में क्या है? स्थलाकृति है। ठीक ना। बात इतना समझ में आ रहा है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ कंडीशंस हैं जो नेट के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण हैं। नदी का वेग तेज होगा तो अपर्दन ज़्यादा होगा। क्लियर। नदी में अगर अवसाद ज़्यादा हो गए, अवसाद ज़्यादा हो गए, तो नदी का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अपर्दन कम होगा। ये बात हमेशा क्या करना है? याद रखना है। ठीक। अब नदी के हम लोग परिवहन शक्ति को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? परिवहन शक्ति को देख लेते हैं। ठीक ना। तो नदी के परिवहन शक्ति के लिए छठी शक्ति का सिद्धांत दिया गया है। उसको हम छठी शक्ति का सिद्धांत बोलते हैं। किसको? नदी की परिवहन शक्ति को। बात समझ में आ रही है? जैसे नदी का वेग जितना, नदी के वेग का घाते 6। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? लिखिए। छठी शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? गिलबर्ट ने। किसने दिया था? गिलबर्ट ने छठी शक्ति का क्या दिया? सिद्धांत दिया। ठीक है। गिलबर्ट महोदय ने क्या दिया? छठी शक्ति का सिद्धांत। ठीक। किसने? गिलबर्ट महोदय ने दिया। परिवहन शक्ति इन्होंने क्या बताया? जो नदी की जो परिवहन शक्ति होगी, नदी का परिवहन शक्ति, नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग की, नदी का वेग, नदी के वेग के क्या होगा? पावर 6 होगा। इससे पहले हमने क्या बताया था? अपर्दन शक्ति। अपर्दन शक्ति याद रखिएगा। अपर्दन शक्ति नदी के वेग के क्या था? जो नदी का वेग है वो नदी के वेग के क्या था? पावर 2 था।
तो ये अपर्दन शक्ति था। ठीक, गिलबर्ट महोदय ने क्या दिया, परिवहन शक्ति के बारे में बताया कि नदी का वेग का 6 के पावर नदी क्या करती है, परिवहन करती है। समझ में आ रही है? क्लियर? इतना याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम उसे 3 प्रकार से देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्थलाकृति को समझने के लिए हमें ये समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है भाई? कि कोई भी चीज़ हमें कितने प्रकार से दिखाई देती है और हमें उसका आभास या उसके जो दर्शन है हम उसे कितने प्रकार से जान पाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक ना? देखिए, ये एक आदमी है। आदमी को अगर हम सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा और कान हो सकता है कि दिखाई दे। ठीक, अब बाल होगा, थोड़ा बहुत बाल ऊपर ऊपर दिखाई दे सकता है, ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, फ्रंट व्यू होता है। क्या होता है? फ्रंट व्यू। अगर इस आदमी को हम बगल से देखें, इस आदमी को किधर से देखें, बगल से देखें, तो ये आदमी कैसा दिखाई देगा, बताइए? ठीक ना? ये आदमी ऐसा दिखाई देगा ना। ठीक, तो ये आदमी जो है इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बाल होगा तो थोड़ा बहुत बाल ऐसे दिखाई देगा, नहीं तो नहीं। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोफाइल व्यू। क्या बोलते हैं? प्रोफाइल व्यू या साइड व्यू भी इसको बोलते हैं ना, प्रोफाइल व्यू जानिए। ठीक, क्लियर हो गया? एक होगा टॉप व्यू। क्या होगा? टॉप व्यू होता है। टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा भाई? टॉप व्यू में अगर बाल है तो बाल दिखेगा और नहीं तो फिर चट्टान टाइप का वैसे दिखेगा। बाल है तो बाल दिखेगा, नहीं तो फिर चट्टान टाइप का दिखेगा। अब ठीक ना, पैर हैं तो ऐसे क्या करेगा, पैर दो थोड़ा दिखाई देगा ऊपर से हम देखेंगे तो। अब पेट वोट निकला है, थोड़ा पेट भी हमें ऐसे दिख जाएगा। ऐसे आदमी को ऊपर से अगर हम देखेंगे तो आदमी ऐसा दिखाई देगा ना, बताइए? ठीक, हो सकता है थोड़ा बहुत कान इधर से दिखाई दे, थोड़ा बहुत ऊपर से अगर हम आदमी को देख रहे हैं तो आदमी ऐसे नीचे खड़ा हुआ है छत पर, आप छत पर से देख रहे हैं तो उसका खोपड़ी दिखाई देगा, ऊपर से पैर दिखाई देगा और तोंद निकला है तो तोंद दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ दिखाई देगा नहीं। तो ये टॉप व्यू, प्रोफाइल व्यू और फ्रंट व्यू, ये बातें क्लियर हुई? अब इसमें क्या करना है हम लोग को, अब थोड़ा हम नदी को देख लेते हैं कि नदी भाई किस तरीके से हमें क्या करेगी, दिखाई देगी। तो नदी किस तरीके से दिखाई देगी? नदी अगर पहाड़ों के बीच से गुजर रही है, क्या कर रही है, पहाड़ों के बीच से गुजर रही है, तो नदी हमें इस तरीके से दिखाई देगी ना। बताइए, हम नदी को, अगर हम नदी को फ्रंट व्यू से देखेंगे, नदी आ रही है कहीं से बड़े पहाड़ों से, अगर हम उसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो नदी हमको इसी तरीके से दिखाई देती है ना। बोलो भाई, ठीक ना? तो नदी चल रही है भाई, और ऐसे यहाँ पे नदी का कुछ क्या होता है, जमाव भी होता है। बात समझ में आ रही? अब नदी को जब हम बगल से देखेंगे तो नदी हमें कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। नदी को जब हम बगल से देख रहे हैं तो नदी हमें किस प्रकार से दिखाई दे रही है, इस प्रकार से हमें क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। ठीक, और जब हम नदी को ऊपर से देखेंगे तो नदी बस ऐसे हमें दिखाई देगी। हम नदी को ऊपर से अगर देखेंगे तो नदी हमें ऐसे दिखाई देगी ना। तो ऊपर से देखने पे हमें क्या पता चलेगा कि हमें मियांडर पता चलेगा कि नदी विसर्प बन रहा है। हमें क्या पता चलेगा, गोखुर झील पता चलेगा। ऊपर से देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, बगल से देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। ठीक ना? और सामने से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि नदी कितनी ऊंचाई से गिर रही है, कितना अपर्दन हो रहा है। जैसे प्रपात है तो प्रपात के सामने आप खड़ा होकर देखते तब तो सोचते हैं हाँ ऊपर से गिर रहा है। अगर हेलीकॉप्टर से ऊपर चले जाइए और ऊपर से नदी बह रही है और कहीं पर ऐसे प्रपात की तरफ गिर रही हो, फिर वहाँ से आगे बढ़ रही हो, तो ऊपर जाके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि वहाँ प्रपात है? वो तो दिखाई नहीं देगा कि वहाँ प्रपात है।
समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? भाई नदी देखिए, नदी बह रही है, ठीक, और यहाँ पर पात बना रही है, फिर ऐसे ऐसे बहने लगी, ठीक ना। नदी बह रही है, यहाँ पर पात बना रही है ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे बहने लगी। तो ऊपर से आप हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो दिखाई देगा ये कैसे पता चलेगा? प्रोफाइल व्यू से पता चलेगा, साइड व्यू से पता चलेगा। ये चीज़ कैसे पता चलेगी? साइड व्यू से पता चलेगा ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर साइड व्यू से पता चलेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि नदी अपरदन के फलस्वरूप कौन कौन सी स्थलाकृति क्या करती है, बनाती है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हम देख लेते हैं गार्ज। यही क्या है? गार्ज है पहला नंबर। ठीक, नदी जब आती है ना, गार्ज कह रहे हैं, भी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली, भी आकार की घाटी। जब नदी क्या करती है, उतरते समय पहाड़ों को काटती है, तो हमें नदी दो पहाड़ों के बीच से जब गुजरती है तो उसके नीचे वाले भाग को क्या करती है, कुरेदते चली जाती है, तो इसका आकार किस टाइप का हो जाता है? वी शेप्ड हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी आकार की घाटी। ठीक, अच्छा, नदी इस तरीके से बह रही है, ठीक ना। ये तो जलप्रपात तो दूसरी चीज हो गई। किस में आएगा ये? अपरदन में ही आएगा, क्योंकि प्रपात कब बनता है? जब नदी मुलायम चट्टान को काट देती है तो वह चट्टान नीचे चली जाती है और पानी ऊपर से गिरने लगता है। तो ये भी किस में हुआ? अपरदन के फलस्वरूप हुआ। तो दूसरा क्या हुआ? जल प्रपात। ठीक, बात समझ में आ रही है? कभी कभी क्या होता है कि जब नदी चलती है, ठीक, समझना ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि जब नदी चलती है तो अपने जमीन, नीचे वाली जमीन को क्या गड्ढा कर देती है, उसमें पानी भर जाता है। जब नदी चलती है तो हो सकता है कि नदी के रास्ते में आने वाला जो चट्टान हो नीचे, वो बहुत मुलायम हो, बहुत कमज़ोर हो। तो बहुत मुलायम होगी, बहुत कमज़ोर होगी वह चट्टान, वहाँ की परत, तो नदी उसको कुरेद के नीचे कर देगी, वहाँ पानी भर जाएगा, जिसको हम कभी कभी भंवर बोल देते हैं। ठीक ना। तो हाँ, इसमें चले गए तो फिर बचना भूल जाइए, इसमें चले गए तो बचना भूल जाइए। ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं? जलज गर्तिका, पैट होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल गर्तिका। हाँ, ठीक ना, पैट होल्स, पैट होल्स। बात समझ में आ रही है? ठीक, क्या है ये? पैट होल है, जल गर्तिका है। कभी कभी नदी जब गिरती है ना इसे, तो क्या करती है, कभी कभी जब नदी ऐसे चल रही है तो कुरेदते कुरेदते कभी कभी ये ज़मीन क्या करती है, बहुत लंबा गहरी सकरा खाई बना देता है। ठीक है, देखिए यहाँ कभी कभी नदी क्या करती है, बहुत सकरी खाई बना देती है। ठीक, नदी ऐसे बह रही है तो इसको और इतना कुरेद देगी कि यह भी आकार की घाटी भी नहीं रह जाती है, बहुत नीचे चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? गार्ज। ठीक, और यही गार्ज जब बड़े पैमाने पे हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो यही गार्ज क्या बोला जाता है? पांचवा स्थलाकृति कैनियन हो जाती है। पांचवी स्थलाकृति क्या हो जाती है? कैनियन। बात समझ में आ गया? क्लियर? तो यह नदी द्वारा निर्मित क्या है? अपरदनात्मक, अपरदनात्मक स्थलाकृति है। ये सब अपरदन, नदी के अपरदन के फलस्वरूप बनी है। नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। डेल्टा, तटबंध, ये सब निक्षेपात्मक में आएगा, नदी ही बनाएगी लेकिन निक्षेपण के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं जो नदी ने बनाया है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है,
भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में, ये भी आकार की घाटी नदी बनाती है, यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा बनता है। यू आकार की घाटी कौन बनाता है? हिमानी। पढ़ेंगे उसको भी धीरे धीरे, ठीक। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बात समझ में आ रही है? बना लो इसको, बनाना हो तो। इसमें कुछ स्थलाकृतियाँ और हैं, जैसे कि नदी सोपान। क्या है? नदी सोपान है। छठवीं स्थलाकृति क्या है? नदी सोपान, ठीक। सातवीं स्थलाकृति क्या है? नदी वेदिका। नदी वेदिका। अब नदी वेदिका क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सोपान इसी का छोटा रूप होता है, ठीक है। तो नदी वेदिका समझ लेंगे तो कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे टाइप की चीज़ें, ठीक ना। और यहाँ बीच में से क्या बह रही है? नदी बह रही है। तो नदी जब ऊपरी अवस्था में रहती है तो पूरा भरपूर पानी रहता है, और जब नदी अपने दोनों किनारों को छोड़ते हुए चली जाती है तो सीढ़ियों के आकार का दूसरे दोनों तरफ क्या बन जाता है? ढाल बन जाता है। नदी में गए हो कभी? किनारे देखे हैं? ऐसा होता है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं? नदी वेदिका, ठीक है। रिवर टेरेस। पानी भर जाएगा तो इसे बने, लेकिन जिससे पानी कम होगा तो अपर्दन करते 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 क्या होगा? ये सीढ़ी नुमा बना देगी और फिर ऐसे नदी बहेगी। तो ये क्या हुआ? नदी वेदिका। एक होती है क्षिप्रिका, रैपिड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। क्या होती है? क्षिप्रिका। नदी क्षिप्रिका होती है। अब नदी क्षिप्रिका क्या होती है देखिए, कभी कभी जब नदी इस तरीके से बहती है ना ऊंचाई वाले भागों में, तो नदी के सामने क्या होता है कि कोई ऐसे चट्टान आ गई, ठीक ना। तो नदी का जो जल होता है वो कैसे होता है? फिर थोड़ा उठ करके ऐसे गिरने लगता है, फिर ऐसे बहेगा। बस समझा रही कि नहीं? जलप्रपात की तरह नहीं होता है, ये बहुत छोटा रूप है। कोई कठोर चट्टान ऊंचा भाग आ गया तो नदी इतना वेग रहता है, इतना तेजी से आएगा, ऊपर से उछल उछल के कूदेगा। तो इसको क्या होते हैं? ये इसको क्षिप्रिका बोलते हैं, ठीक ना। रैपिड्स। नदी सोपान भी एक स्ट्रक्चरल सोपान होता है इसी टाइप का, हाँ ना। नदी वेदिका का छोटा रूप, उसको आप समझ लीजिए। क्लियर हुआ? तो ये जितने थे ये सब क्या थे? नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या है। भी आकार की घाटी, जलप्रपात, जलगर्तिका, गार्ज का बड़ा रूप कैनियन। कैनियन में याद रखिए क्या? अमेरिका में कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन की जो लंबाई है वो 482 किलोमीटर तक है और उसकी गहराई 2088 मीटर तक है। कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन। जब गार्ज बहुत विस्तृत लंबा, देखिए गार्ज क्या होता है? गार्ज बहुत गहरा होता है, लंबाई गार्ज की नहीं होती, गहरा होता है। लेकिन जब गार्ज की लंबाई जब बढ़ जाती है तो वही कैनियन हो जाता है। जैसे अमेरिका की कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन, ठीक। और फिर नदी सोपान, नदी वेदिका और क्षिप्रिका। अमेरिका में कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन, ठीक। हाँ, भारत में भी बहुत से जलप्रपात हैं, भारत में भी बहुत से जलप्रपात हैं, गार्ज हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक ना। लेकिन उसकी चर्चा फिर भारत के जब प्रपात पढ़ेंगे भारत के भूगोल में होगी, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, नदी द्वारा निर्मित। अच्छा, एक चीज़ और भूल गए, देखो इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। क्या? समप्राय मैदान। देखिए नदी जब पहाड़ों से उतरती है ना, तो पहाड़ों से उतरती है तो फिर क्या करती है? समुद्र में जाके मिलती है, ठीक। तो समुद्र में जहाँ मिलती है इसको, इसका क्या बोलते हैं? आधार तल। यहीं से समझ लीजिए, पावेल एक विद्वान थे जिन्होंने 1875 में आधार तल की संकल्पना प्रस्तुत की और यह कहा कि जब नदी आधार तल को प्राप्त कर लेती है, मतलब समुद्र से मिल जाती है, तो वह फिर अपने नीचे, समुद्र के नीचे क्या करती है? अपर्दन नहीं कर पाती।
तो नदी जब आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो वहाँ वो अपर्दन नहीं करती है। यह संकल्पना किसने दी? पावेल ने 1875 में। इसी को पावेल की आधार तल की संकल्पना बोलते हैं। आधार तल का संकल्पना पावेल का। बात समझा गया? तो देखिए नदी जब यहाँ पहुँचती है ना तो यहाँ जो है कि पेनी प्लेन का निर्माण करती है। किसका? पेनी प्लेन, ठीक, यानी कि समप्राय मैदान। पेनी प्लेन समप्राय मैदान, यह डेविस ने बताया था। किसने बताया था? डेविस। अपर्दन चक्र का सिद्धांत डेविस का है, पेंक का है, पढ़ेंगे हम लोग उसको लेकिन बाद में, ठीक ना। तो समप्राय मैदान नदी के क्षैतिज अपर्दन के कारण होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षैतिज अपर्दन। एग्जाम में जब बैठिएगा तो कभी कभी दिमाग में ये आ जाता है कि अरे समप्राय मैदान तो बहुत बाद में निर्मित होता है, तो इसका मतलब यह है कि वह निक्षेपण में आता होगा। तो समप्राय मैदान निक्षेपात्मक स्थल की नहीं है, वह अपर्दन के फलस्वरूप ही बनता है। नदी जब क्षैतिज अपर्दन करती है अपने आधार तल के पास में जा करके, उस समय समप्राय मैदान का निर्माण होता है, ठीक ना, ये चीज़। हाँ, अलग अलग भी दोनों। देखिए अब हम लोग देखेंगे नदी का निक्षेपात्मक कार्य, ठीक है। नदी का नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृति क्या देखेंगे? नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक। देखिए नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहला आता है क्या? जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख। पहले देखिए जलोढ़ पंख, ठीक ना। जलोढ़ पंख क्या होता है? जब नदी जलप्रपात बनाती है ना, ठीक, तो वहाँ जब नदी गिरती है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें क्या करती है? छोड़ती भी है, ठीक है। तो वहाँ इस टाइप की चीज़ें बन जाती हैं, ठीक ना। यहाँ से उसके बाद पानी आगे बढ़ता है, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख। दूसरा क्या होता है? जलोढ़ शंकु। जब यही पंख बड़ा होकर के ऐसे शंकु का रूप धारण करने लगता है, ऐसे ऐसे बन जाते हैं, तो ये क्या बोलते हैं? इसी को जलोढ़ शंकु बोलते हैं, ठीक। तीसरा बालुका तट, बालुका तट या पुलिन है ना। नदियों के किनारे किनारे बालू का जमाव, वही है बालू का तट या पुलिन, ठीक। चौथा निक्षेपात्मक नदी की स्थलाकृति क्या है? डेल्टा। नदी जब गिरती है ना, जब समुद्र को मिलती है, जब आधार तल को प्राप्त करती है, तो यहाँ से कई भागों में बढ़ जाती है। इसी को वहाँ बहुत धीमे धीमे हो जाती है, और नदी जो भी अवसाद लेकर के गई रहती है उसको यहाँ पे हर जगह क्या करने लगती है? छोड़ने लगती है, जमा करने लगती है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है क्या? पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा, जिसे गंगा नदी का डेल्टा, और दूसरा होता है पक्षिपाकार डेल्टा, ठीक है। अमेरिका की मिसिसिपी नदी सबसे बड़ा पक्षिपाकार डेल्टा बनाती है। तो पंजाकार डेल्टा, पक्षिपाकार डेल्टा, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है त्रिभुजाकार डेल्टा, मिसिसिपी रिवर ऑफ अमेरिका, ठीक हो गया। तो जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, ठीक है। फिर नदी और क्या करती है? एक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति है नदी की, क्या है? बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान भी तो नदी बनाती है ना। जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदी क्या करती है? अपने सारे अवसाद दूर दूर के स्थानों में ले जा करके फैला देती है, तो उससे बाढ़ के मैदान बनते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाढ़ आना क्या है? उर्वरता के लिए जरूरी है, ठीक। लेकिन उतना नहीं कि भयंकर तबाही मचाए। देखिए
जो अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जो अपरदनात्मक स्थलाकृति है, अपरदनात्मक स्थलाकृति क्या है? विनाशी है, विनाश करती है, ठीक। जबकि जो निक्षेपात्मक है, निक्षेपात्मक क्या है? रचनात्मक स्थलाकृतियों में आता है। किस में आता है? रचनात्मक स्थलाकृतियों में आता है, ठीक। तो ये पूरी कहानी थी किसकी? स्थलाकृति की। स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये सब कुछ हम लोग समझ लिए। इसमें हमने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ समझ लिए। इसमें अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी काश प्रदेश का पढ़ेंगे, देखते हैं। बात समझ आ रही है?